आज बात अटल बिहारी वाजपेयी की होगी। आज बात दुख की होनी चाहिए, लेकिन आज बात अटल बिहारी वाजपेयी की जीवंतता की होगी, उनके जीवन की होगी। शोक नहीं मनाएंगे, उनके जीवन में जो समृद्धियां रहीं उनका विवरण देंगे। क्यों देंगे, ये आपको 19वें मिनट में शो के आखिर में पता चलेगा। मेरे पास दो विकल्प हैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी सुनाने के। एक, मैं बहुत व्यवस्थित ढंग से नोट्स लिख के आपको आंकड़े दूं, आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यो योजना लागू की तो इतने करोड़ का फायदा हो गया, वो योजना लागू की तो ऐसा हो गया। एक तरीका है कि मैं आपको उनके भाषणों के बहुत सारे क्लिप दिखाऊं, बताऊं कितने जीवंत थे अटल बिहारी वाजपेयी, कितने बड़े कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी, कितने हाजिर जवाब थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक दूसरा तरीका भी है जिसको आज मैं फॉलो करने जा रहा हूं, राजनीति के एक विद्यार्थी का तरीका, जिसने भारतीय राजनीति के एक बड़े व्यक्तित्व को करीबी से कई किताबों और दस्तावेजों के जरिए पढ़ने की कोशिश की। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी है, जिनके बाबा आगरा के पास बटेश्वर के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर चले गए थे। रियासत हुआ करती थी उन दिनों ग्वालियर। दो लोग थे, उनके बेटे कृष्ण बिहारी वाजपेयी और उनकी पत्नी, उनका नाम भी कृष्णा था। जी, ये वाजपेयी जी के माता पिता का नाम है। कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा का जी एक ही नाम है। दोनों के बेटा हुआ अटल। तारीख थी 25 दिसंबर 1924। अगर आप सरकारी दस्तावेज देखेंगे तो आपको 26 दिखेगा, क्योंकि उत्तर भारत में, यूपी बिहार में पापा लोगों की आदत होती है बेटा लंबे समय तक सरकारी नौकरी करे, इसलिए उम्र कुछ घटा बढ़ा के लिखा दी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाबा कवि, अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कवि, इसलिए पहले सरकारी स्कूल, फिर विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की अटल बिहारी ने। उस दौरान खूब कविताएं लिखी, खूब वाद विवाद जीते। कितना मशहूर है वो किस्सा कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता में पहुंचे, वहां पर रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। इलाहाबाद का ये वाकया है, और बाद में संघ के कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को संघ के सुप्रीमो रहे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने सुनाया था। रज्जू भैया बताते हैं, वो भी अब दिवंगत हो गए हैं, कि वाजपेयी पहुंचे, कहा गया भाई आप तो लेट हो गए हैं। तो वाजपेयी ने कहा अब इसमें मेरी क्या गलती है, ट्रेन लेट हो गई है, जब तक आप गुणा भाग कर रहे हो, जोड़ रहे हो बाकी प्रतिभागियों के नंबर, तब तक ही हमें बोल लेने दो। वाजपेयी को बोलने का मौका मिला, और क्या खूब बोले, और हमेशा की तरह पहला स्थान जीत कर लाए। ये वाजपेयी का बोलना, वाजपेयी का लिखना, वाजपेयी का सोचना राजनेता वाजपेयी को बनाता है। पर कहानी का सिरा तो विक्टोरिया कॉलेज में छूटा हुआ है। विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, और यहीं पर प्रेम उनके जीवन में आकर चला जाता है। हम में से कई लोगों ने राजकुमारी कौल की कहानी सुनी, जो शादी से पहले राजकुमारी हक्सर थी, जो वाजपेयी जी की दोस्त थी आखिरी तक, 2014 तक उनकी साथ रहीं, जिनकी और प्रोफेसर कौल की बेटी नमिता वाजपेयी की दत्तक पुत्री हैं, और उनके पति रंजन, जिनको वाजपेयी जी प्यार से बंगाली बाबू कहते हैं, दामाद हैं। मुलाकात हुई राजकुमारी से, पर वो ज़माना वैसा नहीं था कि लड़के लड़कियों की दोस्ती बड़े आराम से हो जाए। कई पत्रिकाओं में लिखा है, उल्लेख एनपी किंचुक नाग जैसे वाजपेयी के बायोग्राफर्स ने लिखा है, वाजपेयी ने खत लिखा, प्रेम का इजहार किया, किताब में छोड़ दिया। राजकुमारी ने भी जवाब दिया और किताब में छोड़ दिया। वाजपेयी का खत राजकुमारी को नहीं मिला, राजकुमारी का वाजपेयी को नहीं। और ये वो दौर था जब समाज में बड़ी तेजी से दोलन हो रहा था। उनके घर वाले राजकुमारी के बिटिया को लेकर दिल्ली आए, यहाँ चितली की मज़ार के पास रिश्तेदार रहते थे, आनंद फानंद में सगाई कर दी। ये जिंदगी में इकलौती बार है जब उनके प्रेम का ऐसे सार्वजनिक जिक्र आता है। फिर क्या हुआ, वाजपेयी कानपुर पढ़ने पहुंचे। यहीं का वो मशहूर वाकया है, जब उनके पिता भी रिटायर हो गए थे, तब बाप बेटे दोनों ने लॉ में दाखिला लिया। और चूंकि पिता को होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए वाजपेयी कभी खिचड़ी कभी मालपुए बनाते थे। चटोरापन, जीभ का रसिक होना वाजपेयी का हमेशा रहा। कोई भी मिलने जाता, तड़ से गुलाब जामुन और कचौड़ी आ जाते। मिसेस कौल को बड़ा ख्याल रखना पड़ता। कई बार तो वो डपटती तो कहते अरे भाई, ये जो मेहमान आए थे इनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ तलवाई हैं, मैं तो देखो मूंग की दाल ही खा रहा हूँ।
मनमोहन सिंह को भी झेलना पड़ा जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने। नाश्ते का समय हुआ तो लेव साहब, खानसामा सब ले आए शेफ बाबू के कहने पे तमाम तरह की मिठाइयाँ। मनमोहन ने हाथ जोड़े, बोले वाजपेयी जी ये हजम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर अभी तो कहानी कानपुर में थी। कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से संघ का सफर जो 1948 में विधिवत शुरू हुआ। उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ महीनों के लिए एआईएसएफ की मेंबरशिप थी, लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन। कुछ समय के लिए आर्य कुमार सभा की मेंबरशिप थी, लेकिन सबसे ज्यादा जुड़ाव संघ से हुआ। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय से हुआ। संघ से जुड़ाव, लखनऊ पहुंचे, 5 जन शुरू किया दीनदयाल जी के साथ, राष्ट्र धर्म शुरू किया। बड़ी मुश्किल होती थी तब इश्तिहार मिलने में, लेकिन बड़ी मेहनत से अंक निकाले और जब हाथों हाथ लिए गए तब तय हुआ कि भाई अखबार भी निकाला जाए। लेकिन मुसीबतें बढ़ गईं, विपत्तियां बढ़ गईं, आर्थिक संसाधन उतने नहीं थे। तब संघ और जनसंघ के नामलेवा लोग कम थे। ऐसे में वाजपेयी दिल्ली आ गए और यहाँ पे वीर अर्जुन के पत्रकार हो गए। फिर इन पर गोलवलकर की नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि बाला साहब देवरस जो ग्वालियर में संघ के कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने अटल को बाल स्वयं सेवक बनाया था, उन्होंने कहा भाई इस लड़के में प्रतिभा है, लिखने पढ़ने वाला है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अव्वल दर्जे का है। उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सहायक बना दिया गया। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अल्पायु थी राजनीति के लिहाज से। 1953 में उनका निधन हो गया श्रीनगर में। पठानकोट गिरफ्तारी के पहले उन्होंने वाजपेयी से कहा वापस जाओ और पूरे देश को बताओ श्यामा प्रसाद किस चीज के लिए गिरफ्तार हुआ है। श्यामा प्रसाद की मौत के बाद वाजपेयी विधिवत जनसंघ में, जो बीजेपी का पूर्व अवतार था, सक्रिय हुए। फिर चुनाव लड़े। अलग अलग चुनाव में भाषण देने तो जाते ही थे। जब नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में चली गई तो उन्होंने लखनऊ की सीट जहां से वो सांसद थी इस्तीफा दिया। उपचुनाव हुए, वाजपेयी को जनसंघ से लड़ा दिया गया। नई उम्र का लड़का, बोलता कमाल का था, लेकिन ना पैसा था ना बहुत कार्यकर्ता थे। फिर भी 28% वोट पाता है और तीसरे नंबर पर रहता है। जी, वाजपेयी की हार से शुरुआत हुई थी। कई जीतों का सिलसिला गढ़ने के पहले नींव का पत्थर। फिर 1957 को चुनाव आता है। दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, महासचिव थे, पर वही थे जो संगठन चला रहे थे। उनको पता था अटल जैसा अगर 33 साल का नौजवान लोकसभा में पहुंच जाए तो पार्टी की रीति नीति का बड़ा प्रचार प्रसार होगा। इसलिए उनको 3 जगहों से चुनाव लड़वाया जाता है। मथुरा से, जहां वो मथुरा के राजा के खिलाफ जमानत जब्त करवा लेते हैं अपने, लखनऊ से जहां वो दूसरे नंबर पर रहते हैं, और बलरामपुर से जहां पर गोंडा की रियासत का असर था, जहां पर करपात्री जी महाराज का असर था, जहां खुद वाजपेयी के भाषणों का असर हुआ और उन्होंने हैदर हुसैन या हैदर अली को, कांग्रेस के जो नेता थे, चुनाव हरा दिया। पहुंच गए जी संसद। यहां से नया अटल बिहारी वाजपेयी शुरू होता है, जिस पर नेहरू की नजर जाती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब पढ़ा होगा कि नेहरू ने कहा था कि एक दिन ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये गलत है। सही क्या है? नेहरू को बड़ा अच्छा लगता था कि विपक्षी खेमे में कुछ नौजवान सांसद हैं जो देश की विदेश नीति में गहरी रुचि रखते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सिर्फ हल्ला नहीं मचाते हैं। वाजपेयी ऐसे लोगों में से एक थे। अक्सर कहा जाता था कि साहब बोलते तो 2 ही लोग हैं लोकसभा में, अंग्रेजी में सीपीएम के हीरेन मुखर्जी और हिंदी में जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही बयान था जो उन्होंने नेहरू को लक्ष्य करके दिया था। पंडित जी आप शीर्षासन करें ये ठीक है, लेकिन कृपया मेरी पार्टी की छवि उल्टी करके मत दिखाएं। ये वाजपेयी ही थे जिन्होंने कहा था नेहरू को कि आप में चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों नजर आते हैं। नेहरू को नजर आ गया था कि इस लड़के में दम है, इसलिए जब वो परिचय करवाते थे विदेशी प्रतिनिधियों से तो कहते थे मीट दिस यंग प्रॉमिसिंग फेलो हु इज फ्रॉम अपोजिशन बेंच एंड हु हैज ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। बाद में लोगों ने उसको कह दिया कि नेहरू ने कहा पीएम बनेगा। क्या बने अटल? नेता बने जनसंघ के। और नेहरू को अंदाजा था कि ये नेता अगर कद में बड़ा हो गया तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, और इसलिए 1962 में जब देश के तीसरे और वाजपेयी का दूसरा आम चुनाव हुआ, अगर उपचुनाव को छोड़ दें, तो नेहरू ने उनके मुकाबले दिल्ली की कांग्रेस की नेता, आकर्षक, बोलने दिखने वाली सुभद्रा जोशी को दिल्ली से कहा कि तुम बलरामपुर जाओ और वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ो। इतना ही नहीं, बलराज साहनी जो कांग्रेस की नीतियों से, नेहरू की नीतियों से प्रेरित थे, उनको चुनाव प्रचार में उतारा गया
और तब करीबी मुकाबले में वाजपेयी चुनाव हार गए। ये वाजपेयी की राजनीति का मध्यांतर नहीं था। यहाँ से वाजपेयी की राजनीति का दूसरा दौर शुरू होता है, जिसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो का खास एपिसोड अटल स्मृति। अब वाजपेयी को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली भेजा जाता है। अब वाजपेयी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भिड़ते हैं गोलवलकर की पसंद जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बछराज व्यास से। जाते ही नहीं है अधिवेशन में नाराजगी दिखाने के लिए। और पता है उनके साथी कौन थे इस मिनी बगावत में? बलराज मधोक। वही बलराज मधोक जिनको वाजपेयी ने अगले क्रम में राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाया। बलराज मधोक को लगता था कि 67 में जो 35 सीटें जनसंघ जीत के आई है उसमें उनका योगदान है। लेकिन 67 के बाद 68 आया। वाजपेयी के राजनीतिक गुरु दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 43 दिनों के भीतर मुगल सराय के रेल यार्ड पे 11 फरवरी को उनका शव मिलता है। पार्टी में नए सिरे से घमासान शुरू होता है। कौन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष? कई दावेदार थे। गुप्ता जी थे, ये जोशी थे, बलराज मधोक थे, लेकिन ताज सजता है अटल बिहारी वाजपेयी के सर। बलराज मधोक नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो इनके खिलाफ बयान देने लगते हैं। जो भी प्रस्ताव सामने आते हैं, चाहे वो संयुक्त विधायक दल की मीटिंगों का प्रस्ताव हो, लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बिहार और केरल में सरकार बनाने का प्रस्ताव हो, इन सब पर वो विरोध करते हैं। और तब वाजपेयी आडवाणी को आगे करते हैं और कानपुर के अधिवेशन में बलराज मधोक को 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। वाजपेयी के निशाने पे जो तीसरे व्यक्ति आते हैं वो थे उनके और खास करीबी, उत्तर प्रदेश में जनसंघ को मजबूत करने वाले नानाजी देशमुख। क्या गलती हुई थी उनसे? 77 से 80 के दौर में जब जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें जनसंघ के 3 काबीना मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री, लालकृष्ण आडवाणी आईबी मिनिस्टर और बृजलाल वर्मा, तब जब सरकार डामाडोल होने लगी तो नानाजी देशमुख ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि बुजुर्गों को किनारे होना चाहिए और चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर जो बाद में 90 में प्रधानमंत्री बने, जो जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, उनको आगे आके कमान संभालनी चाहिए सरकार की। वाजपेयी समझ गए नानाजी देशमुख का निशाना कहां है। नानाजी देशमुख भी समझ गए कि अब पार्टी में ठौर नहीं। लंबा शिकायती खत लिखा गोलवलकर को और उसके बाद पहले गोंडा में और उसके बाद चित्रकूट में वो ग्रामीणों के लिए काम करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने शीर्ष पर कब पहुंचते हैं? 67 में बलरामपुर जीतते हैं दोबारा से। 71 में ग्वालियर से जीत के आते हैं। विजय राजे सिंधिया जिनके वो पैर छूते थे, उनके आशीर्वाद से देहात में भी झांप के वोट मिलता है। और फिर जेल जाते हैं, बेंगलोर में गिरफ्तारी होती है, फिर एम्स में रहते हैं, फिर नजरबंद रहते हैं, वापस आते हैं, रैली होती है, फिर रैली की काट के लिए इंदिरा सरकार बॉबी दिखाती है, लेकिन सब वाजपेयी को सुनने के लिए खड़े हैं। वाजपेयी खड़े होते हैं और बोलते हैं, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। आजादी रहती है। जनता पार्टी की सरकार, यूएन में हिंदी में बोलने वाले वाजपेयी, अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के दफ्तर से नेहरू की फोटो हटाने पर डांटने वाले वाजपेयी, ये कहने वाले वाजपेयी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वही वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को नया रास्ता चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक बनते हैं और वो नारा देते हैं, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। पर कमल खिलता नहीं है, क्योंकि वाजपेयी की जो पेरेंट पार्टी थी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, वो हिंदुत्व से भटकने के चलते नाराज था। फिर इंदिरा की लहर आती है, 84 में 2 सीटें मिलती हैं। राजीव गांधी खिल्ली उड़ाते हैं, कहते हैं परिवार नियोजन का सबसे अच्छा पालन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सिर्फ 2 सांसद भेजे। वाजपेयी खून का घूंट पी जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी 84 में ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। जिस सिंधिया परिवार के वजीफे वो पढ़ते थे, उन्हीं के वारिस माधवराव से, जो राजीव के दोस्त थे। धीमे धीमे पार्टी वाजपेयी के दौर से आडवाणी के दौर की तरफ जाने लगती है। पार्टी में विहेब बजरंग दल संघ का दखल बढ़ जाता है, रथ यात्राएं शुरू होती हैं। वाजपेयी कितना चिढ़ते थे इन सब चीजों से, धर्म को राजनीति में इस तरह मिलाने से। इसे यूं समझें कि जब कोई नारा लगाता था जय श्री राम, तो तुनक के कहते थे, हाँ कहते रहो जय श्री राम और ना करो कोई काम।
लेकिन फिर वाजपेयी को समझ में आया कि देश का मूड, उत्तर भारत का मूड भी वैसा है, और इसीलिए 6 दिसंबर 1992 से एक दिन पहले 5 दिसंबर को वो लखनऊ में कहते पाए गए, जमीन समतल करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तब वाजपेयी ने खेद जताया, और उसके बाद वाजपेयी की छवि गलत पार्टी में सही नेता की बनती रही। खुशवंत सिंह बार बार ये बात कहते थे, और एक टीवी प्रोग्राम में वाजपेयी ने इसका दिलचस्प जवाब दिया। बोले, एक बात बताइए, अगर फल अच्छा है तो पेड़ कैसे खराब हो सकता है? अगर मैं आदमी सही हूं तो मेरी पार्टी, मेरा संघ कैसे खराब हो सकता है? कुछ भी खराब नहीं था, अब सब सही होने का समय आ गया था, क्योंकि आडवाणी को समझ में आ गया था कि उनकी छवि हिंदुत्व के सारथी की हो गई है। और इसलिए 12 नवंबर 1995 को दादर के शिवाजी पार्क में आडवाणी ने बिना वाजपेयी से पूछे ऐलान कर दिया, लोग पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी अवाक। आडवाणी बैठे तो बोले, अरे मुझसे तो पूछ लिया होता। आडवाणी ने कहा, आपसे पूछते तो आप हामी भरते। अटल खड़े हुए माइक पे बोले, नहीं नहीं नहीं, आडवाणी ही प्रधानमंत्री होंगे। आडवाणी खड़े हुए बोले, अब तो ऐलान हो चुका है। दूसरा ऐलान 15 मई 1996, वाजपेयी अपने दामाद और ड्राइवर मजीद के साथ रायसीना हिल्स पहुंचते हैं। रायसीना रोड के अपने घर से शंकर दयाल शर्मा फाइल थमाते हैं जिसमें न्योता होता है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति ज्योतिषियों से पूछ के सही समय भी बता देते हैं, वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। कई लोग कहेंगे 13 दिन के प्रधानमंत्री बनने से क्या हुआ, कोई फैसला तो नहीं कर पाए। सोचिए, 13 दिन के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में विश्वास मत के लिए पहला भाषण देने वाला वाजपेयी, जिसको दूरदर्शन पूरे देश में दिखा रहा है, और फिर विश्वास मत पर वोटिंग से एन पहले भाषण देने वाला वाजपेयी, जो कह रहा है कि आप कौन होते हैं हमें राजनीतिक रूप से अछूत बनाने वाले, हमें देश ने सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भेजा था। इसने ब्रांड वाजपेयी को एस्टैब्लिश किया, और कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भरा कि भाजपा सत्ता में आ सकती है। भाजपा सत्ता में आती है, 19 मार्च 1998 को आती है। 13 महीने सरकार चलती है, परमाणु विस्फोट होता है, करगिल में जीत होती है। फिर 1999 में वाजपेयी का नारा चलता है, सरकार में आती है, 5 बड़े फैसले करती है। फैसले तो बहुत गिनाए जा सकते हैं। टेलीकॉम, ये जो घड़ी घड़ी हम फोन करते हैं, वो वाजपेयी की देन थी, उन्होंने खुलापन लाए 1999 में। ये जो सड़कों का जाल बिछा है, ये वाजपेयी की शुरुआत है। अंत्योदय योजना, 1 करोड़ परिवारों को सस्ता अन्न, ये वाजपेयी की योजना है। स्कूल चले हम, वो नारा वाजपेयी की योजना है। कैसे याद करें देश वाजपेयी को? हार्डलाइनर, सॉफ्ट लाइनर, दोनों के बीच संवाद बनाने वाला, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल था। लोग कहते नहीं चुनाव जीते तब क्या होगा, कहते थे तो फिर होगा अब की बारी अटल बिहारी की जगह अगली बारी अटल बिहारी। 2004 में चुनाव हार गए। ब्रजेश मिश्रा, उनके सलाहकार, बड़े दुखी, बोले बॉस ये क्या हो गया? वाजपेयी ठाका मारते हैं, ताली पीटते हैं और कहते हैं ये तो उनको भी नहीं पता ये क्या हो गया जो जीत गए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी है, जो जब तक लोकतंत्र पर बात होगी तब तक जीवित रहेगी। आखिरी में उनकी कविता सुन लीजिए। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं